हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कौन से चैप्टर के, विकास चैप्टर के। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हुई है। विकास चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए और वाली वीडियो देख लीजिए। मैंने बहुत उसमें इम्पोर्टेंट नोट्स लिखाए हुए हैं आप लोगों को, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए, ये सब मैंने नोट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। मुश्किल से 8 है, लेकिन 8 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिससे आप अच्छे से आप अपना पेपर कर सकेंगे। और इसके अलावा आप अपने बुक जो है, बुक को सिर्फ रीड करना, पढ़ना नहीं है, रीड करना। जो आपके बुक के कि हमारी मेरी वीडियो देखकर इसके बाद आप अपनी बुक है उसको रीड करिए। रीड करेंगे तो आपको और जो छोटी छोटी और बातें, वैसे तो मैंने सारी बातें इसमें लिख दी थी, बट इससे और अगर आपको नॉलेज और चाहिए तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपकी बुक में ऐसे तुलना की गई है। कौन सी गई है? एक केरल की बात की गई है, एक बिहार की बात की गई है और एक पंजाब की बात की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर, नीचे 2 दर और है, जिसमें स्कूल जा रहे हैं बच्चे और उससे बड़े वाले बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं और कितने की मृत्यु हो रही है। तो इस तरीके का कुछ चार्ट बना हुआ है बुक में, आप देख सकते हैं। तो मैं उसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उसमें कह रहा है, अन्य राज्यों की अपेक्षा से भले केरल जो है वो आय में बड़ा नहीं है, मतलब उन तीनों की जो राज्य में है आय में वो बड़ा नहीं है, बट जो ये बोल रहा है, इन अन्य राज्यों की अपेक्षा में केरल शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? केरल में आय नहीं है, बट वहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी नहीं है। अब क्यों नहीं है ये पूछ रहा है, उसके इतने कम क्यों है दर? शिशु मृत्यु दर हो, आपको पता होगा शिशु मृत्यु दर वो होते हैं जैसे छोटे बच्चों की 1 ईयर से पहले ही मृत्यु हो जाना, उसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। यहाँ तो इसका आंसर क्या बनता है? वो बोल रहे केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है बाकी राज्यों से, जिससे जहाँ पर उसकी तुलना की गई है। यहाँ स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं का बेहतर व्यवस्था है। भले केरल में आय इतनी नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ सकता है। क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नो, कभी सही नहीं। औसत आय मैंने आपको बताया था, औसत आय क्या होती है? पूरे देश की टोटल आय। और औसत आय क्यों सही नहीं है? जैसे कि यहाँ देखिए, ये है हमारा देश, यहाँ पर एक इंसान अमीर 1000 रुपये कमा रहा है, एग्जाम्पल बस, तो काफ़ी लोग ज़्यादा ही कमाते हैं, और यहाँ पर एक गरीब 20 रुपये कमा रहा है। ठीक है, पर हम इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 1020। बट अगर दूसरे देश की बात करें, वहाँ पे दोनों बंदे जो है 500 रुपये कमा रहे हैं, दोनों इंसान 500 रुपये कमा रहे हैं, और उनका कितना हुआ टोटल? 1000 रुपये। और इससे हमारा औसत आय तो ज़्यादा आएगी, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि औसत आय कुछ व्यक्तियों से, जो मतलब कुछ अमीर व्यक्तियों की ज़्यादातर गणना होती है उसमें, तो ये सही नहीं है। सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना नहीं कर सकते। इसलिए क्यों, इसको अगर आप डेफिनेशन में लिखना चाहेंगे, पहले आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसके आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। यानी कि हर बंदा, जैसे मान लीजिए 1000 इकट्ठा हुआ है, तो इससे ये नहीं पता चलता कि असमानता हो, यानी कि इसने भी 500 रुपये कमाए हैं और इसने भी 500 रुपये कमाए हैं। इससे ये नहीं पता चलता, क्या पता इसने 800 रुपये कमाए हों और इसने 200 रुपये कमाए हों, इससे ये पता चलता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, हम इसको ना करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, मैंने आपको बताया था। जीवन प्रत्याशा व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि बंदा कितने ईयर्स तक जी रहा है, कितने ईयर्स तक जी रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, संभावित जीवन रहने का औसत वर्ष। भाई अगर किसी को खाना ठीक से नहीं मिल रहा है तभी तो वो कम एज में मर रहा है। एक एक्सीडेंट अलग बात होती है, लेकिन वो पहले ही मर रहा है। व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीडीपी का क्या अर्थ है। GDP ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद ज़रूर रखना है। जीडीपी किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, मैंने आपको बताया था सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऊपर वाली मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, विकास चैप्टर, ठीक है। तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना इसमें क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचक किस राज्य को कहा है। किस राज्य का सबसे ऊंचा सूचकांक है, यानी कि सबसे अच्छा राज्य, बेहतर राज्य कौन है। भले इसके पास इनकम नहीं है लेकिन हर चीज़ सीखी जाती है। तो मैंने कहा है कि आपके बुक में एक चार्ट बना हुआ है, उसको आप पढ़िए, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें सबसे ज़्यादा केरल में क्या है, आय कम है। अगर हम इसकी तुलना किससे करें, पंजाब और बिहार से करेंगे तो शिक्षा पर है पूरी, शिक्षा की क्या है व्यवस्था अच्छी है पंजाब और बिहार से भी। और तीसरा क्या है इसमें, मृत्यु दर। भले ही इसमें आय कम हो लेकिन शिशु मृत्यु दर बेस्ट, ठीक है। इसीलिए सबसे अच्छा राज्य कौन सा, मतलब कौन सा मानव विकास, मानव को विकास हो रहा है, कौन सा राज्य है वो, केरल, ठीक है। आप चार्ट में से पूछ रहा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा। मानव विकास का सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है। जो मानव विकास कौन अपने पास रिकॉर्ड करता है, कौन गिनता है कि भाई कितना मानव का विकास हो रहा है, मानव डेवलपमेंट हो रही है। अगर आपको विकास का मतलब नहीं पता तो आप वीडियो ज़रूर जाकर देखें। तो कौन गिनता है कितने विकास हो रहा है, UNDP, UNDP, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। जो राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों के सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। मैंने आपको ऊपर नोट्स में ये लिखवाया था कि सार्वजनिक वितरण क्या है, जो गरीबों के सरकारों के द्वारा जो दुकान वालों को मिलता है, सरकारी दुकान वालों को, वो क्या करते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। क्या बांट देते हैं, राशन। उसको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहा है विधायक का क्या अर्थ है। वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है। सिंपल सी बात है, जन सुविधाएं, लोगों की सुविधाएं, वो सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। नेक्स्ट
अनविकरणीय संसाधन का उचित उपयोग क्यों हो? आपको पता होना चाहिए अनविकरणीय संसाधन क्या होते हैं। अनविकरणीय संसाधन वो होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कच्चा तेल, ये सब क्या है हमारे अनविकरणीय संसाधन है। अगर हमारा ये जो है ये अन्न ना हो, अगर खाली इसकी बात की जाए नवीकरणीय, ऊपर मैंने नोट्स में समझाया हुआ है, अगर नवीकरणीय की बात आए वो चीज़ जिसको हम उपयोग करके भी कोई यांत्रिक या टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा करे जिससे वो दोबारा उपयोग में आए, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय। जैसे कि पवन और सूर्य का प्रकाश और जल ऊपर मैं नोट्स पे सब चीज़ें लिखवाई हुई है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये अनविकरणीय है, ध्यान से पढ़िएगा। अनविकरणीय और नवीकरणीय में अंतर होता है। तो अनविकरणीय क्या होता है? क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, दोबारा नहीं ले सकते। लेकिन जो दूसरी वाला था नवीकरणीय, उसमें हम दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, अब आ गया है आपके 3 से 5 अंकों वाले संभावित प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करें। ठीक है, ये कह रहा है विकास के सबके लक्ष्य भिन्न होते हैं, ये भी मैंने आपको नोट्स में समझाया था। तो क्या से भिन्न होते हैं? चलिए हम पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण, नदी पर बांध बनाना। जैसे कि नदी पर बांध बना देते हैं, वहाँ के किसानों का विस्थापन का कारण बन सकता है। ठीक है, किसानों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन नदी में बांध बन सकता है, ये भी देखिए। ठीक है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि भाई ये बोल रहा है जो विकास है वो भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं, लेकिन किसी के लिए विकास होता है, किसी के लिए विनाश घोषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या है। एक विकासशील, क्या बोल रहा है इसमें? एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या होती है? बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। हाँ, विकसित देश, कई नई तकनीक व विकसित उद्योग, नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए फर्स्ट नंबर पे। तो उच्च स्तरीय रहन सहन अमीरों की तरह होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए रहन सहन। उच्च प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। साक्षरता दर अच्छा होना चाहिए, यानी कि साक्षरता दर होता है स्कूल जाना, साक्षरता। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होनी चाहिए, यानी जन्म दर, मृत्यु दर पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विकासशील देश, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए। ठीक है, सेकंड कह रहा है निम्न प्रति व्यक्ति आय। ये कह रहा है क्या विकासशील में हमें क्या क्या करना चाहिए? साक्षरता दर निम्न, सामान्य रहन सहन। विकासशील देश की बात हो रही है, विकसित देश जो विकास हो रहा है, जिसमें विकसित हो चुका है, डेवलप्ड। ये क्या हो गया? ये डेवलप्ड हो गया, डेवलपमेंट हो रहा है। औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, थोड़ी सी प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर थोड़ा सा है, सामान्य रहन सहन है, नॉर्मल से रहन सहन है, बेहतर है, स्वास्थ्य का भी अभाव, अधिक मृत्यु दर है। ठीक है, सो ये सभी कह रहा है यहाँ पे हमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। आय के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? आय के जगह और कौन सा कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वेरी इंपॉर्टेंट।
आय के लिए बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्वक माहिर आदि भी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट है, यानी आज़ादी, स्वतंत्रता भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है, यानी कि सिर्फ आप पैसों से क्या खरीद सकते हैं, सिर्फ भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन आप परिवार नहीं खरीद सकते, रोजगार नहीं खरीद सकते, मित्रता नहीं खरीद सकते, सुरक्षा व समानता नहीं खरीद सकते, शांति भी उससे नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता दर क्यों अनिवार्य है? आर्थिक विकास आप लोगों को पता है, आर्थिक विकास होता है जब हमारी आय जो है वो दीर्घ अवधि से बढ़ती है, यानी कि जब हमारी आय का विकास होता है उसको ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। यानी और उसका साक्षरता दर, इनकम जो है हमारी ज़्यादा होने के लिए क्यों ज़रूरी है? ठीक है। इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है। अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप स्कूल भेजेंगे। कई तकनीकी का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। ठीक है। और क्या बढ़ता है? स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। नए उद्योगों के स्थापित करना की क्षमता बढ़ती है। नए आप मशीनें लगा सकते हैं, आप नई चीज़ें और कर सकते हैं। ठीक है। ये आगे बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी, उसमें जब केरल और जब बाकी देशों को जो 3 देशों की जो तुलना की गई है ना, उसमें ये सब दिया हुआ है। इसमें इन सबको स्पष्ट करना है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात मतलब काउंट। निम्न उपस्थित अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात। ये आपको लग रहा होगा ये कैसा है? यहाँ पे इतने बच्चे 6 साल के जो स्कूल जा रहे हैं और इतने बच्चों में से, तो इसका अनुपात लगाना कि कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं और कितने बच्चे जा रहे हैं। इसका अनुपात लगाना को क्या कहते हैं? निवल उपस्थित अनुपात। उपस्थित समझ रहे होंगे, अपने स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोग में साक्षर जनसंख्या अनुपात, जो 7 साल से जो ज़्यादा साक्षर यानी कि ज़्यादा आयु के लोग जीवित हैं, साक्षर हो गए। BMI क्या होता है? BMI क्या होता है? BMI होता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। क्या होता है द्रव्यमान सूचकांक? पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पोषित होने की जांच कर सकते हैं। BMI वो करते हैं कि कोई अल्पोषित है उसकी जांच करने वाले या पोषण वैज्ञानिक आते हैं ना, वो जैसे कि वो चेक करते हैं कि आपके कितना पोषण है, या पोषण से नापने वाले लोगों को, ग्रुप को क्या कहते हैं हम? BMI। क्या है? BMI। नेक्स्ट, विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है? विकास की धारणीयता के 4 विशेषताएं का उल्लेख करें। ये भी इम्पोर्टेंट है। विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियां जरूरत के साथ भावी। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट था ये, बहुत ज़्यादा, और मैंने इसको अच्छे से समझाया था। विकास की धारणीयता का मतलब ये है कि हम कोई अपने पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियाँ की ज़रूरतों का ध्यान रखना, यानी कि उनके लिए भी बचे या उनको आगे जाकर जो हम या पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। एक ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? उनके लिए भी कुछ बचे जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना हो, तो कुछ ऐसा। ठीक है। विशेषताएं क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, अच्छे से उनका उपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग, दिमाग से। नवीकरणीय संसाधन का अधिकतम
उपयोग करना। नवीकरण ये मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि पवन, जिसको हम दोबारा यूज़ करके भी उसको दोबारा से यूज़फुल बना सकते हैं, चाहे कोई यंत्र वगैरह से भी, लेकिन उसको दोबारा यूज़फुल बना सकते हैं। नेक्स्ट, वैकल्पिक संसाधनों का ठहरने में मदद। ठीक है, वैकल्पिक वो करना, संसाधन के पुनः उपयोग और चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा। ठीक है, संसाधनों के दोबारा से चक्रिया या प्रक्रिया को बढ़ावा। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये जो हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, तो क्वेश्चन बचा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, लाइट हो गया, जो महिला वेतन योगी कार्य करती है वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस कथन का विश्लेषण करें। ठीक है, इसमें कह, जो महिला वेतन योगी कार्य करती है, वेतन योगी कार्य, ठीक है, वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है। कौन से लोगों का उदाहरण है? जो महिलाएं वेतन योगी कार्य करती है वो कैसे लोगों का उदाहरण है? जो मिले जुले लक्ष्यों का पूरा करती है। ठीक है, फर्स्ट क्या, हमारा वेतन भोगी महिला का घर और समाज में आदर बढ़ता है। अगर कोई महिला काम कर रही है तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है? पहले तो उसका समाज और उसमें आदर बढ़ता है, और घर में भी, और उनके कामकाज में हाथ बटाया जाएगा, हाथ, क्योंकि वो भी तो काम करी, वो भी तो बाहर जॉब करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेतन भोगी महिला को अधिक स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, मतलब नौकरी करने वाली, यदि वातावरण सुरक्षित है तो ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर सकती हैं। ठीक है, अपने परिवार को जीवन स्तर सुधार सकती है, ज़्यादा अगर 2 इंसान घर में काम करेंगे, महिला भी करेगी पुरुष भी करेंगे, तो क्या होगी, इनकम ज़्यादा हो जाएगी, इनकम ज़्यादा होगी तो बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुओं सेवाएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता हो आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। आप इस कथन से सहमत हैं? विवेचना करिए। यस, सहमत हैं, क्योंकि आप रुपीस से खरीद सकते हैं, आज़ादी खरीद सकते हैं, शांति खरीद सकते हैं देश में, या और जैसे कि हो गया स्वतंत्रता हो गया, समानता खरीद सकते हैं, जाति आपके साथ हो रही है, जाति हो रही है, वो खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता, प्रदूषण मुक्त वातावरण भी नहीं खरीद सकता, संक्रामक बीमारियों में से नहीं बच सकता जब तक समाज कदम न उठाता, और भौतिक वस्तु, आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भी नहीं खरीद सकते। जीवन की खुशियाँ मुद्रा से नहीं खरीद सकते, जैसे अभी कोविड-19 आया हुआ है, अब क्या इसको भगाने के लिए कोई कुछ खरीद सकता है अपने पैसों से? नहीं खरीद सकता। तो ये थे आपके चैप्टर 1 विकास के अर्थशास्त्र के ये प्रश्न कुछ थे, एक 3-4 अंक के थे, और वो वाले भी थे 1 वर्ड आंसर, जो आपके कंप्लीट हो चुके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बुक में जो दिए हुए हैं आपके क्वेश्चंस, जो आपके बुक में हर चैप्टर के जो आगे दिए होते हैं बैक एक्सरसाइज, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी है। तो अगर आपको इसको कवर करना है नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो पहली वीडियो आपके पास मेरी पहुंचेगी। इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। बाय बाय।